रहीम अस्सलाम एस्पायरेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप सबको पता है कि वी आर अपलोडिंग द लेक्चर्स ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। और ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट आई है उसके MCQs बेस्ड टेस्ट में ना 20 मार्क्स जो है ना वो हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 के। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे जो इलेक्शन एक्ट 2017 का। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर टोटल 15 चैप्टर्स हैं और 241 सेक्शंस हैं। जो चैप्टर नंबर 9 है ये किसके बारे में है? ये है इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में। अब इलेक्शन डिस्प्यूट कहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 139। सेक्शन नंबर 139 इज अबाउट इलेक्शन पिटीशन। कह रहा है कि इलेक्शन पिटीशन है क्या? चैलेंजिंग इलेक्शन, इलेक्शन को चैलेंज करना सही है, लेकिन कैसे चैलेंज किया जाएगा? इलेक्शन पिटीशन के जरिए से चैलेंज किया जाएगा और ये पिटीशन फाइल करेगा कैंडिडेट। इस चैप्टर में कौन सी डेफिनेशन यूज हुई है? सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस। और कह रहा है कि जो करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस है, जैसे कि आगे हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे कि ब्राइबरी हो गई, सही है, पर्सोनेशन हो गई, तो डिफरेंट जो है ना वो इलीगल प्रैक्टिसेस है। उसके बाद पिटिशनर कौन होता है? वो कैंडिडेट जो कि इलेक्शन पिटीशन को फाइल करता है उसे पिटीशनर कहते हैं। और रिस्पोंडेंट कौन होता है? वो बंदा ना जो कि एज अ रिस्पोंडेंट ज्वाइन करेगी, यानी जिसके खिलाफ जो मुकदमा है ना वो पिटीशन है। जो मुकदमा दर्ज करने वाला है वो पिटीशनर है, और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसको हाजिरी लगानी होगी, फिर वो है रिस्पोंडेंट। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 140। सेक्शन नंबर 140 किसके बारे में है? ये है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल। अच्छा, पिटीशन किसके पास फाइल होगी? इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सही है, तो अपॉइंटमेंट बाय कमीशन करेगा। सही है, और कमीशन यानी कि एक ही ट्रिब्यूनल। अगर ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इश्यूज आ रहे हैं तो वो ज्यादा ट्रिब्यूनल्स को भी, सही है, उनको भी हैंडल कर सकता है इलेक्शन पिटीशन के काम। सही है, अब क्या है कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल? तो ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन क्या होगी कि अगर इलेक्शन किसका हो रहा है, अगर इलेक्शन हो रहा है ना किसका, असेंबली का और सेनेट का, तो कौन होगा? हाई कोर्ट का जज होगा। सही है, उसके बाद कह रहे अगर लोकल गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है तो फिर कौन जज होगा? फिर डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज होगा। सही है, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज होगा। अब कहते हैं अपॉइंटमेंट इन कंसल्टेशन। तो ये जो अपॉइंटमेंट होगी वो जो भी कंसर्न हाई कोर्ट होगा उसके चीफ जस्टिस के साथ इन कंसल्टेशन ये अपॉइंटमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 141। जो सेक्शन नंबर 141 है, इट्स अबाउट द पावर्स ऑफ द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, अब इसके पास पावर क्या है? तो कह रहे इसके जो पास पावर है ना वो किसके साथ की तरह है? सिविल कोर्ट की तरह है। ट्रिब्यूनल हैज ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कह रहा है कि इस पर्पस के लिए क्या होगा कि जो सिविल कोर्ट है उसके जो फैसला होगा जैसे वो आखिर होता है, तो यहाँ पर भी सेक्शन नंबर 4 उसके जो सेक्शन 476 है, 480 है, 482 है, तो वो भी क्या होंगे, यहाँ पर उनका फैसला भी आखिरी होगा। अच्छा, जुरिस्डिक्शन फॉर विटनेस क्या होगी? तो लोकल लिमिट फॉर इन्फोर्सिंग विटनेस अटेंडेंस एज टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड। कि ये हमारे पास ये एक्ट जो है ना जिन जिन टेरिटरीज तक एक्सटेंड है तो वहाँ पर इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन भी होगी। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 142। सेक्शन नंबर 142 इज अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। कह रहे कि सबसे पहले है फाइलिंग डेडलाइन क्या होगी? तो पिटीशन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है ना वो कब होगी? वो विद इन 45 डेज होगी। सही है, फिर कहना है 45 डेज किसके? कि ये जो रिटर्न कैंडिडेट है ना, सही है, रिटर्न कैंडिडेट आया। रिटर्न कैंडिडेट कौन है? वो बंदा जो इलेक्शन जीत के आया। सही है, जो बंदा इलेक्शन जीत के आया, तो इलेक्शन जीत के आने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर जो है ये पिटीशन फाइल हो सकेगी। और तब जब रिटर्न कैंडिडेट का नाम ऑफिशियल गजट में इशू हो गया, क्योंकि रिटर्न कैंडिडेट तो वो बन गया, लेकिन ऑफिशियल गजट में इशू होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑफिशियल गजट में नाम तब तक इशू नहीं होता जब तक रिटर्न कैंडिडेट जो प्रॉपर पेमेंट ना करे। अच्छा, नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। कह रहे कि पिटिशनर जो है ना डिपॉजिट करेगा प्रिस्क्राइब अमाउंट, कहाँ पर करेगा? नेशनल बैंक में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में या सब ट्रेजरी में, और इन फेवर ऑफ कमीशन करेगा। अच्छा, प्रेजेंटेशन मेथड क्या होगा? पहला मेथड क्या है
کہ وہ بندہ جو ہے تو خود آ سکتا ہے یا پھر وہ کسی آتھورائز بندے کو بھیج سکتا ہے, صحیح ہے, اور یا جو ہے نا وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ پوسٹ یا کوریئر کے ذریعے سے بھی اپنا پیغام بھجوا سکتا ہے, صحیح ہے. لیکن اگر یہ جو پٹیشن ہوگی نا, اگر یہ جو ہے نا کیا ہوگی, اگر کورٹ یا کوریئر کے ذریعے سے ہے تو بھی یہ 45 ڈیز کے اندر ہونی چاہیے, ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. نیکسٹ ہے سیکشن نمبر 143. سیکشن نمبر 143 کس کے بارے میں ہے؟ یہ ہے پارٹیز ٹو دا پٹیشن. کہہ رہے کہ یعنی کہ اس کس کے بارے میں بتاتا ہے, ریکوائرمنٹس فار رسپونڈنٹ ان الیکشن پٹیشن. کہہ رہے کہ پٹیشن ہوتا کیا ہے؟ پٹیشن ایک فارمل ریکویسٹ ہوتی ہے یا اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ عدالت کی طرف بھجوائی جاتی ہے کسی بھی اتھارٹی آرگنائزیشن کی طرف, اور اس میں پراپر بتایا جاتا ہے کسی بھی ایکشن لینے کے بارے میں. اچھا, الیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ پٹیشن جو ہے نا فائل کی جاتی ہے تاکہ ویلیڈیٹی آف الیکشن ریزلٹ کو چیلنج کیا جا سکے, اس کے اندر جو مس کنڈکٹ ہوا ہے یا کچھ الزامات ہو تو وہ لگائے جا سکے. تو ریکوائرڈ رسپونڈنٹس کیا ہوں گے کہ پٹیشنر جو ہے نا وہ جوائن کرے گا سارے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو ایز رسپونڈنٹ. رسپونڈنٹ ہوتا کیا ہے؟ رسپونڈنٹ وہ انڈیویجول یا پارٹیز ہوتی ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ وہ رسپونڈ کرے اس مقدمے کی طرف, لا سوٹ یا لیگل پروسیڈنگ کی طرف, اور یہ جو ہے دے آر دی ون بینگ ایکیوزڈ, جو وہ ہوتے ہیں جو کہ ملزم ہوتے ہیں جن پہ الزام لگا ہوتا ہے یا جن کو پٹیشن میں چیلنج کیا جاتا ہے. الیکشن کے دوران کیا ہوتا ہے کہ الیکشن پٹیشن رسپونڈنٹ جو ہے تو وہ ٹپیکلی کون ہوں گے؟ دوسرے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ انڈیویجولز یا پارٹیز ہو سکتی ہیں جن پہ الزام لگایا ہو کہ انہوں نے کنٹروین مداخلت کی ہے الیکشن کے لاز یا رولز میں. ایڈیشنل رسپونڈنٹس کو ہو سکتے ہیں کہ ٹریبیونل جو ہے وہ ڈائریکٹ کرے گا باقی لوگوں کے بھی کہ وہ جوائن کرے گا اگینسٹ ہوم ایلیگیشنز آف ایکٹ کنٹروینشن آر میڈ, جن کے اگینسٹ جو ہے تو ایلیگیشنز ہوئی ہیں, جیسے کہ باقی کوئی بندہ تھا جو سیانہ بن رہا تھا یا پھر باقی الیکشن آفیسرز ہو سکتے ہیں, تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہے سروس آف پٹیشن. تو پٹیشن کی سروس کیا ہے؟ تو پٹیشنر سروس کاپی آف پٹیشن, صحیح ہے, وہ پٹیشن کی کاپی دے گا اور رسپونڈنٹس ویا پرسنل ڈیلیوری رجسٹرڈ پورٹ کے ذریعے سے, کوریئر کے ذریعے سے, اور صحیح ہے, اور اس کو فائل کرے گا. اچھا, اب سیکشن نمبر 144 ہے کنٹینٹس آف پٹیشن. یہ جو پٹیشن ہوگی اس کے کیا کنٹینٹس ہوں گے؟ تو پہلے مٹیریل فیکٹس, صحیح ہے, وہ باتیں, وہ ثبوت جن کے بارے کی وجہ سے وہ بات ہی کر رہا ہے. فل پارٹیکولرز آف ایلیٹ کرپٹ الیگل پریکٹسز, جیسے کہ نیم, ڈیٹ, پلیسز. اس کے علاوہ اٹیچ ڈاکومنٹس ہوں گے, لسٹ آف وٹنس کے ساتھ ایفیڈیوٹ ہوگا, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہونا چاہیے, ایفیڈیوٹ آف سروس ٹو رسپونڈنٹس. اچھا, اب کیا ہوگا اگر اس نے یہ ریلیف کلیم کیا ہے تو کیا ریلیف مل سکتا ہے اس کو یہ مل سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ والا الیکشن ختم ہو جائے اور پٹیشن یا دوسرا بندہ جو ہے اس کو الیکٹڈ کہا جائے, یا پھر واپس کیا ہے کہ پارشلی وائڈ ہو اور سم اسٹیشنز پر, یعنی کہ پوری کانسٹیٹوئنسی میں نہیں, اس کانسٹیٹوئنسی کے کچھ اسٹیشنز میں سے کسی پر جہاں پر یہ جھگڑا ہوا ہے یا ایشو ہوا ہے وہاں پر کیا کیا جائے, الیکشن کروایا جائے. ہول الیکشن وائڈ فل پول ان کو فریش پولنگ کانسٹیٹوئنسی یا پھر سارے پولنگ اسٹیشنز پہ دوبارہ سے نیا الیکشن ہو. تو سائننگ اینڈ ویریفیکیشن کے پٹیشن جو ہے نا سائن اور ریفائڈ ہوگی, جیسے کہ لائک پلیڈنگس ان کوڈ آف سیل پروسیجر. تو جیسے باقی کوڈ میں جیسے مقدمہ ہوتا ہے تو ہر ایک چیز کے اوپر سائن ہونا چاہیے, تو یہاں بھی پراپر سگنیچر ہونے چاہیے. سیکشن 145 کہتا ہے الیکشن ایکٹ کے پروسیجر بفور دا الیکشن ٹریبیونل. اب مقدمہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس آ چکا ہے, تو یہاں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا کہ ٹریبیونل جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے پٹیشن کو کوئکلی اگر پٹیشن جو ہے وہ سیکشن 142, 143 یا 144 کے اکارڈنگ نہیں ہے, یعنی کہ اس میں پراپر جو ہے ثبوت ہی نہیں ہے یا پراپر پٹیشنر نے 45 دنوں کے اندر پٹیشن کے لیے فائل ہی نہیں کیا. تو اس طرح سے اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ اس کو ایک دم ہی ریجیکٹ کر دے گا. نیکسٹ ہے نوٹس ٹو رسپونڈنٹ. اگر پٹیشن ویلڈ ہے تو ٹریبیونل ایشو کرے گا نوٹس ملٹیپل میتھڈ کے ذریعے سے, جیسے رجسٹر پوسٹ ایکنالجمنٹ, کوریئر یا ارجنٹ میل, یا پھر الیکٹرانک موڈ جیسے کہ ریڈیو, ٹی وی, ای میل یا SMS کے ذریعے سے. اچھا, اس کے بعد کیا کرے گا؟ افکس کرے گا نوٹس کو, یعنی نوٹس بھجوائے گا جو رسپونڈنٹ کا لاسٹ نون ایڈریس تھا وہاں پر. اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ پبلیکیشن ان 2 وائڈلی سرکولیٹڈ نیوز پیپرز. باقی میتھڈ بھی ٹریبیونل کر سکتا ہے اگر مطلب کرنا چاہے. سیکشن نمبر 146, جو سیکشن نمبر 146 ہے نا, یہ کیا ہے؟ اپیئرنس بیفور الیکشن ٹریبیونل. سے یہ کہ الیکشن ٹریبیونل کیا کہ ریپرزینٹیشن یا ایبسنس کا کیا پروسیجر ہوگا. تو ریپرزینٹیشن بیفور ٹریبیونل مینس کہ ہاؤ ا پارٹی کین اپیئر اور بی پریزنٹڈ. پارٹی کین اپیئر ان پرسن, پہلی بات کیا ہوگی وہ خود آئے گی, صحیح ہے, یا پھر جو ہے تو وہ ایڈوکیٹ اپنے وکیل کے ذریعے سے آئے گی, صحیح ہے, یا پھر کوئی اور پرسن جس کو اس نے الاؤ کیا ہوگا. اچھا, ٹریبیونل کین ڈائریکٹ پرسنل اپیئر. تو ٹریبیونل کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ ان پرسن خود ہی آؤ گے. اچھا,
उसके बाद क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिस्पोंडेंट एब्सेंस, अगर रिस्पोंडेंट एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, कि अगर रिस्पोंडेंट नहीं आ सकता तो उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर जो है तो फिर प्रॉपर डिफरेंट प्रोसीजर्स के जरिए से उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो प्रोसीड करेगा एक्स पार्टे विदाउट रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेशन और रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट जो है तो वो फैसला ले लेगा। अब है सेक्शन 147 कंटेक्स्ट ऑफ रिप्लाई। इसमें क्या बताता है कि जो रिस्पोंडेंट का रिप्लाई होगा वो क्या कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रिसाइज स्टेटमेंट होनी चाहिए, सही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेस या एफिडेविट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, और वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा उसमें वो जो उसने उस पे पॉइंट्स बताए होंगे कि अच्छा ये मसले हैं, तो उनको क्या करेगा, रिवर्ट करेगा, उनके खिलाफ उसके पास प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रिस्पोंडेंट क्लेम करेगा कि वो जो है तो साथ में ये कहे कि कॉज ऑफ प्रोसीडिंग, सही है, जो इतने भी लीगल प्रोसेस पे उसका हक चाह रहे वहां पे आने का, सारे प्रोसेस का वो क्लेम कर सकता है और वो स्पेशल कॉज क्लेम कर सकता है, सही है। और अगर पिटीशन जो है तो वह अननेसेसरी या विदाउट मेरिट है, यानी फ्रिवोलस है, या फिर क्या है वेक्सेशियस है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए है, तो वो कह सकता है कि मुझे अब इसके एक्स्ट्रा पैसे चाहिए हैं। अच्छा, सेक्शन 148 प्रोसीजर बिफोर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर ट्रायल ऑफ पिटीशन। तो इसमें हम क्या बताते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ट्रायल प्रोसीजर फॉलो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, से ये कौन सा होगा, रूल्स फॉर सिविल प्रोसीजर प्रोसीडिंग। और इसके अलावा कानूनी शहादत ऑर्डर, लॉ ऑफ एविडेंस इन पाकिस्तान, तो ये फॉलो किए जाएंगे। प्रूफ बाय एफिडेविट के ये रिटन स्टेटमेंट ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर करेगा कि क्विकली जो है तो एफिडेविट पे ये सारा प्रूफ लिया जाए। कॉन्टिन्यूस हियरिंग, वो कहेगा कि अनइंटरप्टेड हियरिंग होगी पार्टी के कंसर्न के साथ, या फिर ट्रिब्यूनल जो है तो क्या करेगा, प्रॉपर जो है स्पेसिफिक डेट्स बता देगा। तो डे टू डे ट्रायल भी हो सकती है अगर कोई कंसर्न नहीं है, और ट्रिब्यूनल जो है वो प्रोसीड करेगा डे टू डे विदाउट एडजर्नमेंट, विदाउट पोस्टपोनमेंट ग्रेटर देन 7 days। अगर 7 दिनों से ज्यादा लग जाते हैं तो फिर क्या होगा, 1 लाख रुपए जो है वो फाइन लगेगा। और डिसीजन टाइमलाइन क्या होगा कि पिटीशन जो है तो डिसाइड करेगा 180 days के अंदर अंदर। पोस्ट 180 days क्या होगा कि पोस्टपोन हो जाएगी, और फिर जो पेमेंट है वो हमारे पास 10,000 से 50,000 से है। उसके बाद हम कहते हैं कि ट्रिब्यूनल जो है रिकॉर्ड करेगा रीजन फॉर एडजर्नमेंट, पॉसिबल ऑर्डर देगा, सही है, रिटर्न कैंडिडेट को कि या तो वो जो है तो वो सारे काम छोड़ दें जिनकी वजह से ये डिले का हुआ है। विटनेस एंड एविडेंस के ट्रिब्यूनल जो है वो रिफ्यूज कर देगा इन मटेरियल विटनेस को, यानी बेबुनियाद सबूतों को जिनमें प्रॉपर कोई ठोस नहीं है। इसके अलावा क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है अगर उनके ऊपर बेशक स्टैम्प ना लगा हो, लेकिन अगर वो रिलेटेड है, रेलेवेंट है, तो वो एडमिसिबल होंगे। अच्छा, विटनेस जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता आंसर ऑन इंक्रिमिनेशन, सेल्फ ब्लेम या फिर एक्सेप्ट वोटिंग। फिर हम कहते हैं कि विटनेस जो आंसरिंग होगी वो ट्रूथफुली, उसको जो है तो सर्टिफिकेट ऑफ इंडेमिटी मिलेगा, यानी कि पेनाल्टीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 149, ये है अमेंडमेंट ऑफ पिटीशन। तो अमेंडमेंट जो है अलाउ होगी बिफोर एविडेंस रिकॉर्डिंग, यानी कि बंदा था वो जिस बात में आ गया उसने पिटीशन फाइल कर लिया, लेकिन उसको पता है कि वो झूठा मुकदमा है, तो कमीशन उसको इस बात की इजाजत देगा कि वो जो है तो एविडेंस की रिकॉर्डिंग से पहले उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। ट्रिब्यूनल जो है उसको अलाउ कर सकता है कि पिटीशन में अमेंडमेंट कर दे ताकि इफेक्टिव और फेयर ट्रायल हो, सही है। और उसके बाद हमारे पास आता है कांट रेज न्यू ग्राउंड ऑफ चैलेंज, लेकिन पिटीशन बीच में पहले उसने एक मुकदमा दर्ज किया, अब वो बीच में नया मुकदमा नहीं ला सकता। इस तरह से क्या होगा, उसको साथ में एडिशनल जो है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी, और ट्रिब्यूनल जो है वो एडिशनल उससे कहेगा कि अच्छा आप हमें अब एडिशनल डिपॉजिट दें। तो पिटीशन जो है तो डिसमिस कर ली जाएगी अगर ड्यूरिंग पिटीशन जो पिटीशनर है वो फर्दर डिपोजिशन नहीं करता पैसों की। सेक्शन 150 है प्लेस ऑफ ट्रायल। तो ट्रायल की लोकेशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो एक जगह या डिफरेंट जगह डिसाइड कर सकता है मुकदमे के लिए, और ट्रिब्यूनल डिस्क्रिशन के ट्रिब्यूनल जो है तो क्या होगा, या वो जगह जो भी सुटेबल लगेगी उसके लिए तो वहां पे ट्रायल हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 151। जो सेक्शन नंबर 151 है ये है पावर टू ट्रांसफर पिटीशन। ये कि क्या कमीशन के पास ये पावर है कि पिटीशन को ट्रांसफर करे, तो कमीशन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है पिटीशन को एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दूसरे की तरफ। लेकिन क्या होगा, कमीशन जो है तो रिकॉर्ड करेगा रीजन फॉर ट्रांसफर, और ट्रांसफर का इफेक्ट क्या होगा कि ट्रांसफर ट्रिब्यूनल जो है वो स्टेज ऑफ ट्रांसफर से ही शुरू करेगा, सही है, दोबारा स्टार्ट से मुकदमा शुरू नहीं होगा, और वो जो है तो दोबारा से रिकॉल कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है विटनेसेस को। सेक्शन 152 है एडवोकेट जनरल टू असिस्ट द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो कह रहा है कि उस प्रॉमिस का एडवोकेट जनरल जो है वो ट्रिब्यूनल को असिस्ट कर सकता है, और मैनर ऑफ असिस्टेंस क्या होगा, एज रिक्वायर्ड बाय ट्रिब्यूनल एट हियरिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन।
153 सेक्शन नंबर 153 क्या कह रहा है? रिक्रिमिनेशन वेयर सीट इज क्लेम्ड। रिक्रिमिनेशन किसे कहते हैं कि जब कोई आप इल्जाम लगाते हैं और वापस आप उस पर इल्जाम तराशी करने लग जाते हो। तो कह रहे हैं कि इलेक्शन में जहां पिटीशन डिक्लेयर हुई, सही है, और कैंडिडेट जो है यानी कि रिटर्न कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो इलेक्शन जीत के आया, उसके अलावा कोई और कैंडिडेट है वो कह रहा है कि मैं इलेक्ट हुआ हूँ, सही है, और रिटर्न कैंडिडेट और रिस्पोंडेंट को जो है उसको फिर सबूत देना पड़ेगा कि वो जो इलेक्शन है या फिर ऑफ अदर कैंडिडेट, उसको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो जो है झूठ कह रहा है, सही है, और वो ही रिटर्न कैंडिडेट है और ये जो है तो इसके बारे में वो जवाबदेही करेगा। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल नॉट अलाउ द रिटर्न कैंडिडेट और अदर रिस्पोंडेंट कि वो एविडेंस ऐसा प्रोड्यूस करे, सही है, अनलेस ही हैज विद इन द 14 days नेक्स्ट फॉलोइंग द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल गिवन नोटिस टू द ट्रिब्यूनल ऑफ हिज इंटेंशन टू प्रोड्यूस सच एविडेंस एंड हैज आल्सो डिपॉजिटेड द अमाउंट अंडर सेक्शन 142। तो जो रिटर्न कैंडिडेट है वो अब क्या करेगा, वो जो है तो वो अमाउंट भी डिपॉजिट करेगा और इसके अलावा 14 days के अंदर अंदर उसको उस चीज के लिए रिस्पॉन्स करेगा और वो कमीशन को बताएगा कि अच्छा वो ये एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है। Every notice referred to in subsection 2 shall be accompanied by statement of the case। सही है, उसके साथ केस की स्टेटमेंट जुड़ी होगी एंड ऑल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कंटेंट्स, वेरिफिकेशन, ट्रायल और प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन पिटीशन, या जो है तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन पिटीशन शैल अप्लाई टू सच अ स्टेटमेंट इफ इट वर ऑन इलेक्शन पिटीशन। तो कह रहे हैं कि वहां पे क्या होना चाहिए, इसके पास प्रॉपर प्रूफ भी होने चाहिए और इसके अलावा उसके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होना चाहिए। सेक्शन नंबर 154 क्या कहता है? डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या डिसीजन देगा? तो वो क्या कर सकता है? डिसमिस कर सकता है पिटीशन को या डिक्लेयर कर सकता है इलेक्शन ऑफ रिटर्न कैंडिडेट वाइड इनवैलिड, या फिर वो जो है तो क्या कर सकता है, फ्रेश पोल को ऑर्डर कर सकता है। तो अगर वो डिक्लेयर करता है पिटिशनर या दूसरे कंटेस्टिंग कैंडिडेट को टू हैव बीन इलेक्टेड, तो डिक्लेयर इलेक्शन एज अ होल वाइड और फॉर फ्रेश न्यू इलेक्शंस इन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, फाइनलिटी ऑफ डिसीजन के ट्रिब्यूनल डिसीजन इज फाइनल एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 155। तो पिटिशन क्या डिसीजन दे सकता है? पिटिशन सबसे पहले जो है तो कहता है, जो जिस बंदे ने मुकदमा दर्ज किया उसको कह सकते हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, सही है, उसका मुकदमा खारिज कर देता है। इसके अलावा पिटिशन क्या कर सकता है? पिटिशन जो है वो कह सकता है कि अच्छा ये जो इलेक्टेड कैंडिडेट था ये नहीं था, बल्कि इसका जो है ये वॉइड है और हम यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, सही है, फ्रेश पोल का वो कह सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है? वो कहता है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही पोल वॉइड है और अब पूरा इलेक्शन दोबारा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से होगा और जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अब है सेक्शन नंबर 155। तो अब यानी कि सेक्शन नंबर 155 छोड़ के बाकी ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। तो सेक्शन 155 हमें क्या कहता है? कहता है कि अपील फॉर असेंबली सेनेट इलेक्शन, तो वो किसके पास जाएगी? वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, 30 दिनों के अंदर अंदर जाएगी और सही है, और साथ में हमारे पास जो है तो जो लोकल गवर्नमेंट की होगी वो हाई कोर्ट के पास जाएगी और वो भी 30 दिनों के अंदर अंदर जाएगी और हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और अपील का डिसीजन कितने दिनों में? कम से यानी 180 दिनों में मैक्सिमम ले जाना चाहिए। उसके बाद ऐसा है अगर अपील जो है ना वो क्या है 180 दिनों में फाइनल नहीं होती तो फिर वो अपील क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। सेक्शन नंबर 156 क्या कहता है? ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शन ऑफ रिटर्न कैंडिडेट वाइड। तो कह रहे कि जो रिटर्न कैंडिडेट जो कि नॉट क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड है नॉमिनेशन डे पे, सही है, या जो है तो यानी कि अब क्या है, हम कह रहे हैं कि रिटर्न कैंडिडेट वाइड, पहली बात तो ये है कि वो डिसक्वालिफाइड है, वो क्वालिफाई हुआ ही नहीं था। दूसरी बात ये कि वो करप्ट या इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था। तीसरी बात ये थी कि वो जो करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस थी वो उसके इलेक्शन एजेंट ने कर ली थी। चौथी, अब हम क्या कह रहे हैं कि रीपोल पॉसिबल, अगर कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस प्रूव तो हम क्या कहेंगे, ट्रिब्यूनल जो है वो कहेगा कि यहाँ पे तो रीपोल होना चाहिए। एक्सेप्शंस क्या है कि इलेक्शन नॉट वाइड इफ प्रैक्टिस कमिटेड विदाउट कैंडिडेट एजेंट कंसेंट, सही है, अगर इसको नहीं पता कैंडिडेट को कि ये सारी गड़बड़ हुई है तो तब जो है तो वो इलेक्शन ठीक ही कंसिडर होगा, उसे गलत नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 157 ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग अ पर्सन अदर देन अ रिटर्न कैंडिडेट इलेक्टेड। अब इलेक्टेड रिटर्न कैंडिडेट हम कैसे कहते हैं कि ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस हो गया कि ये बंदा इलेक्शन जीत के आया, लेकिन कह रहे कि हम अब किसी और को कैसे कह सकते हैं? तो पिटिशनर या अदर कंटेस्टिंग एजेंट जो है अगर उसको रिटर्न कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिले थे, अगर जो है तो वोट्स जो है तो जानबूझ के फेंक दिए गए थे, सही है, अब क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी कि क्लेम जो है मेड बाय पिटिशनर या रिस्पोंडेंट और ट्रिब्यूनल जो है वो कंडीशंस के साथ सेटिस्फाई हुआ। ट्रिब्यूनल प्रिज्यूम करेगा कि वोटर्स जो है वो डेलिबरेटली बेस नहीं किए गए थे और जो है तो रिटर्न कैंडिडेट उनसे के बारे में उसको आगाही नहीं थी जब तक कि उसकी बात प्रूफ ना करती जाए। सेक्शन 158 ऑफ इलेक्शन एक्ट कहता है ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शन एज अ होल वाइड, सारा का सारा इलेक्शन खराब है, सही है। तो कह रहे कि पहली बात तो ये आ गई कि अगर
नॉन कंप्लायंस है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, सही है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि मटेरियल जो है वो रिजल्ट को अफेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्ली किसी फोर्स के जरिए से, करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस हो रही है वहां पे। तो नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि अगर वो प्रिजाइडिंग या रिटर्निंग ऑफिसर की वजह से है तो कमीशन इनिशिएट करेगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और रिन्यूमरेशन जो है वो होगी, सही है। यानी कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी और साथ में उसको जो है तो रोक के रखा जाएगा। अच्छा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या होगी? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हम कहते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन नॉट कीप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट एन एम्प्लॉय फॉर indefinite period, सही है, as per the Supreme Court. Such proceedings must be concluded with a reasonable time frame, typically 6 months. क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का क्या हुआ कि जब किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स होंगी तो 6 महीनों के अंदर कमीशन ने उसको अनाउंस कर देना है, ज्यादा लंबा अरसा नहीं खींचना। रिन्यूमरेशन withheld. Remuneration can be withheld pending a decision in disciplinary proceeding. However, the authorities must follow due process and adhere to the principle of natural justice. तो कह रहा है कि कहीं पे पेंडिंग हो भी सकती है लेकिन तब भी नेचुरल जस्टिस उसके साथ नाइंसाफी नहीं करनी। सेक्शन 159 कहता है डिसीजन इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ फोर्स। अब फोर्स इक्वल आ गए तो कह रहे हैं कि बोथ डिक्लेयर रिटर्न कैंडिडेट, दोनों रिटर्न कैंडिडेट्स हैं, हाफ टर्म के लिए रूल करेंगे, उनके दरमियान जो है तो लॉट किया जाएगा, सही है, पर्ची डाली जाएंगी और उसके बाद हमारे पास आता है कि जो पर्ची जीत जाएगा वो पहले टर्म पूरी करेगा और उसके बाद जो है तो कैंडिडेट्स को नोटिस भिजवा दिया जाएगा, रिकॉर्ड जो है तो रखा जाएगा और ऑफिशियल गजट में ही पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर जो है तो 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स में इक्वलिटी है तो 60 दिनों के अंदर अंदर जो है तो फिर दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होंगे। सेक्शन नंबर 160 किसके बारे में बात करता है? ये कहता है कि अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो ये फैक्ट कहता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर टेक्स इफेक्ट ऑन डेट में कह रहे कम्युनिकेटेड टू कमीशन और पब्लिश होते हैं ऑफिशियल गजट में, ट्रिब्यूनल फॉरवर्ड करता है रिकॉर्ड कमीशन की तरफ, सही है, पिटीशन को डिस्पोज कर लेता है, कमीशन रिटेन रखता है रिकॉर्ड को 5 सालों के लिए। सेक्शन 161 विड्रॉल ऑफ पिटीशन। तो पिटीशनर जो है वो विड्रॉ कर सकता है, सही है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की उसकी मर्जी परमिशन के साथ। और विड्रॉ का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर करेगा पिटीशनर को कि वो कॉस्ट पे करे या पोर्शन ऑफ कॉस्ट पे करे, उसकी वजह से जो रिस्पोंडेंट्स को तकलीफ हुई है। उसके बाद क्या होगा? सेक्शन 162 अबैटमेंट ऑन डेथ ऑफ पिटीशनर के इलेक्शन पिटीशन जो है वो खत्म हो जाएगी अगर पिटीशनर जो है वो मर जाता है, सही है। फिर क्या है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है तो वो सर्व करेगा, ये जो कमीशन है उसको बताएगा कि अच्छी पिटीशन खत्म हो गई है। सेक्शन 163 किसके बारे में कहता है? ये कहता है डेथ और विड्रॉल ऑफ रिस्पोंडेंट। तो कह रहा है कि अगर रिस्पोंडेंट जो है वो मर जाता है या सही है या वो जो है तो वो कॉन्टेस्ट नहीं करेगा और बाकी कोई और रिस्पोंडेंट नहीं रहता तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, सही है, विदाउट अपोजिशन और अपॉर्चुनिटी देगा बाकियों को कि वो जो है तो उनको सुना जाए। सेक्शन 164 कहता है फेलियर ऑफ पिटीशनर टू अपीयर। तो कह रहा है कि पिटीशनर अपीयर नहीं होता तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पिटीशन को डिसमिस कर देगा और ट्रिब्यूनल जो है वो क्या करेगा, उससे पैसे लेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 165 एडिशनल पावर ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो कहता है कि अगर रिटर्न कैंडिडेट डिफॉल्टर है, सही है, लोन या टैक्सेस या उसके भी कर्जा है, सही है, अगर वो जो है तो उसने फॉल्स या इनकरेक्ट डिक्लेरेशन की तो ट्रिब्यूनल जो है तो उसको क्या करेगा, उस इलेक्शन को वाइड कर देगा, उसको शो कॉज नोटिस की वजह बताओ हमें। फिर उसके बाद क्या होगा? डिक्लेयरिंग अनदर कैंडिडेट इलेक्टेड। अगर कंडीशन जो है वो प्रूफ हो गए तो ट्रिब्यूनल जो है दूसरे कंटेस्टिंग कैंडिडेट को इलेक्ट कर देगा, सही है। उसके बाद ऐसा था लेकिन उसको सुनने की इजाजत दी जाएगी और रिटर्न कैंडिडेट जो है उसको चांस मिलेगा कि वो खुद को डिफेंड करे। सेक्शन 166 क्या कहता है? सेक्शन 166 कहता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि कितनी खर्चा वो पे करेगा, सही है, कॉस्ट जो है तो पेएबल होगी फुल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट में, सही है, 90 दिनों के अंदर अंदर होगी, सिक्योरिटी या रेजिडुअल रिटर्न इफ नो कॉस्ट अवॉर्डेड और आफ्टर कॉस्ट पेड। कह रहे एप्लीकेशन नीडेड अदरवाइज 45 टू गवर्नमेंट आफ्टर 90 डेज। फिर कह रहे हैं कि अगर अनपेड कॉस्ट होगी तो पर्सन अवॉर्डेड कॉस्ट कैन फाइल इन सिविल कोर्ट ऑफ फॉर रिकवरी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 9 और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे चैप्टर नंबर 10।